Hey guys, welcome to Chem Academy. I am Avantika Bansal and I am a biology expert. In this lecture, we are going to learn about northern blotting. That is a very important technique of molecular biology. So let's get started with the lecture. अगर हम northern blotting के बारे में देखें तो ये बहुत ज़्यादा similar होती है southern blotting से. Northern blotting जो है basically किसके लिए की जाती है? RNA molecules के लिए की जाती है. इसमें देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी जीन है, जीन एक्स से समझूं, तो ये जीन एक्स जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो कितने अमाउंट में ये एक्सप्रेस हो रहा है ये देखने के लिए कि ये कितने अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है, या फिर इस आरएनए का साइज क्या है, इस तरीके की चीज़ें को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की जाती है. तो बेसिकली यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर एक मिक्सचर ऑफ आरएनए प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे आरएनए प्रेजेंट है, पूरा मिक्सचर है. हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारा पर्टिकुलर ये जीन एक्स का आरएनए कौन सा है, और उसी के बाद हम आगे की चीज़ें कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमें इस पूरे मिक्सचर का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना पड़ेगा, सो दैट ये जो जितने भी आरएनए ये सारे सेपरेट हो सके. तो यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज. तो ये कहाँ मूव करेंगे? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे. प्लस जो स्मॉलर साइज वाला आरएनए होगा वो बहुत दूर तक जाएगा, और जो लार्जर वाला साइज का आरएनए होगा वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो पोर्स में ही अटक जाएगा. तो यहाँ पर नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहे हैं आरएनए मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के बहुत सारे टाइप के आरएनए मिल जाएंगे, जिनका डिफरेंट फ्रेगमेंट है. इस तरीके से हमें बहुत सारे मिल गए. अब आगे का प्रोसीजर करने से पहले हम यहाँ पर इस आरएनए को इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही जब चल रहा होता है, तब हम इस आरएनए को डीनेचर कर देते हैं. डीनेचर करने की जरूरत क्या है? हमें तो पता है कि आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. तो क्या जरूरत है? यस, बेशक वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन देयर आर चांसेस कि वो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर ले, कि मतलब एक आरएनए के अंदर ही क्या बनने लग जाए, बॉन्ड्स बनने लग जाए. इसने डबल स्ट्रैंडेड नहीं बनाया, दूसरा कोई फ्रेगमेंट नहीं आया, लेकिन इसने अपने अंदर ही अंदर बॉन्ड बना लिए. इसलिए जब यहाँ पर ये पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस चलती है, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस चलती है, तो ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बफर डाल दिया जाता है, जो कि कैसा होता है? डीनेचुरेटिंग बफर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा जो आरएनए है डीनेचर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा. वंस यहाँ पे इस तरीके के हमें फ्रेगमेंट्स मिल गए, तो हम आगे के प्रोसीजर में बढ़ते हैं. लेकिन आगे के प्रोसीजर के लिए हम इस जेल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जेल काफ़ी फ्रेजाइल होती है. तो इसकी जगह हम यूज़ करते हैं किसी और पेपर को, जैसे कि एक तो होता है नाइलॉन पेपर, जो कि हमने सॉदर्न ब्लॉटिंग के लिए यूज़ किया था. तो या तो हम इसको ट्रांसफ़र कर दें नाइलॉन पेपर के लिए, या फिर एक और पेपर होता है जिसको बोलते हैं DBM पेपर. DBM पेपर का नाम होता है डाईएजो बेंजाइल मिथाइल, बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल. इस पेपर पे क्या कर दिया जाएगा? इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा. DBM डाईएजो बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या किया जाएगा? कैपिलरी एक्शन यूज किया जाएगा. कैपिलरी एक्शन में होगा क्या? एक बीकर लिया जाएगा, सेम वही प्रोसीजर है जो सॉदर्न ब्लॉटिंग में किया गया था. इसको फिल कर दिया जाएगा ट्रांसफर बफर के साथ, ऐसा बफर जो ट्रांसफर करने में मदद करेगा. उस ट्रांसफर बफर में रख दिया जाएगा एक सॉलिड, जो कि सपोर्ट देगा इस कैपिलरी एक्शन को. यहाँ पर हमने रख दिया एक सपोर्ट ब्लॉक. इस सपोर्ट ब्लॉक के ऊपर एक पेपर रख दिया जाएगा. इस तरीके से यहाँ पे एक पेपर रख दिया जाएगा, जो थोड़ा सा डिप होगा इस ट्रांसफर बफर में. यहाँ पर इस फिल्टर पेपर की क्या बन रही है? एक विक बन रही है, जो कि ट्रांसफर पेपर में डिप है, ताकि ये विक क्या कर सके? धीरे धीरे इस ट्रांसफर बफर को एब्जॉर्ब कर सके. ये है फिल्टर पेपर. इस फिल्टर पेपर के ऊपर रख दिया जाता है वही हमारा जो जेल अभी हमने देखा था, ये जेल है. जेल से हमें ट्रांसफर करवाना है किसके ऊपर? जेल से हमें ट्रांसफर करवाना है नाइलॉन पेपर के ऊपर या फिर DPM के ऊपर. तो ये वही पेपर है. इसको इन शॉर्ट में लिख देती हूँ कि ये है ब्लॉटिंग पेपर. जैसे जैसे ट्रांसफर बफर ऊपर आता जाएगा, वैसे वैसे उसको एब्जॉर्ब करना भी ज़रूरी है. तो इसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा सा पाइल रख देंगे
टिश्यू पेपर का, तो वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करता रहेगा जितना भी एक्स्ट्रा ट्रांसफर बफर होगा। इसके ऊपर एक ग्लास की प्लेट रख दी जाएगी, ग्लास प्लेट, और उसके ऊपर वेट रख दिया जाएगा जो कि हेल्प करेगा इस पूरे कैपिलरी एक्शन में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चलता है कैपिलरी एक्शन। इस कैपिलरी एक्शन की वजह से यहाँ पर जेल से जितना भी मटेरियल होगा जेल का कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पेपर में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस पेपर में हमारे पास वही सेम फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं। ये पेपर का साइज बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि जेल का साइज था। यहाँ पे हमें अब फ्रेगमेंट्स मिल गए वही जो हमें पहले मिले थे। अब हमें इसमें बेसिकली आगे का प्रोसीजर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इन सब में से देखना है कि हमारा वो स्पेसिफिक आरएनए कौन सा है। तो स्पेसिफिक आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोब। प्रोब क्या करेगा, प्रोब उस स्पेसिफिक आरएनए से जाके बाइंड हो जाएगा। ये प्रोब का सीक्वेंस हमें पता होगा और ऑब्वियसली उस आरएनए का सीक्वेंस भी हमें पता है, तो ये प्रोब क्या होगा, उस आरएनए सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उस आरएनए सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये प्रोब कोई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही हो सकता है जो उस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हो, या फिर ये कोई cDNA भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी भी चीज को हम यूज कर सकते हैं। इस प्रोब की खासियत क्या होगी कि ये प्रोब जो है वो रेडियो एक्टिव होगा। इस प्रोब की खासियत ये है कि प्रोब कैसा है, रेडियो एक्टिव है, जो कि हमें हेल्प करेगा। एक बार अगर ये बाइंड हो गया तो हमें ये डिटेक्शन में हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पर इसको पूरे प्रोब को इधर पोर कर दिया। अब ये पोर क्या करेगा, ये पोर स्पेसिफिक जगह पे जाके बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे जाके हो गया बाइंड। फॉल्स रिजल्ट ना मिले हमें, क्योंकि अभी यहाँ पे पूरे पे प्रोब प्रेजेंट है, पूरे पे हमें रेडियो एक्टिविटी मिलती रहेगी, इसलिए हमें पूरे पे रेडियो एक्टिविटी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सटेंसिव वॉशिंग कर देंगे, जिसकी वजह से जितना भी एक्स्ट्रा प्रोब होगा जो कि बाइंड नहीं हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोब रिमूव हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रोब हो गया रिमूव। अब फाइनली हमें क्या करना है, अब फाइनली हमें सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करना है कि ये रेडियो एक्टिविटी कौन से फ्रेगमेंट से आ रही है। तो उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए हम इस पूरे पेपर को, ऐसा जो हमारा नायलॉन का पेपर है या फिर DBM का जो पेपर है, उसको हम क्या रख देंगे, उसको हम रख देंगे एक्सरे में, उसको हम रख देंगे एक्सरे में, जिसकी वजह से इसमें आ जाए, या फिर हम फोटोग्राफिक फिल्म में रख देंगे, सेम ही बात है, फोटोग्राफिक फिल्म में रख देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या दिख जाएगा, यहाँ पर हमें रेडियो एक्टिविटी दिख जाएगी। और उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ठीक है ये फ्रेगमेंट है, उसके बाद हम उस फ्रेगमेंट की और स्टडी कर सकते हैं। सो गाइज, ये था पूरा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में। बहुत सेम है सॉर्दर्न ब्लॉटिंग से रिलेटेड, बस डिफरेंस क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज फॉर आरएनए एंड सॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज फॉर डीएनए। ये बात हमेशा ध्यान रखना, और बाकी पूरा प्रोसीजर बिल्कुल सेम चलेगा। So I hope this video will help you a lot in understanding this concept. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to subscribe the channel, that is Biology Academy by Chem Academy. Thank you so much guys. Bye bye.